हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हैं आप लोग सभी। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। क्योंकि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है ना। अब हो सकता है जब भी आप देख रहे हो तो कोई और दिन होगा आपका, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और वो कहाँ वैलिड है, कहाँ नहीं है, कहाँ तक वैलिड है ना, ये हम देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हर जगह ही लगेगा, है ना। इसकी भी एक लिमिटेशंस हैं कुछ, तो वो लिमिटेशंस भी हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले ओम्स लॉ हम समझ लेते हैं, जो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस। पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए कि ओम्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, लेंथ एटसेट्रा, है ना, रिमेन्स अनचेंज्ड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मतलब कि ओम्स लॉ सभी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस। सपोज कोई कंडक्टर है लाइक दिस, सपोज ये कोई कंडक्टर है, ये मैंने बना दिया, है ना। ये कोई कंडक्टर है, किसी भी शेप का, किसी भी एरिया का हो सकता था। मैंने ऐसा कुछ कंडक्टर ले लिया, है ना, मेटलिक, किसी मेटल का बना होगा। ठीक है, और इस मेटल के एंड्स मतलब कि लाइक दिस, है ना, ये एंड्स हैं, इसके अक्रॉस आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हम किसके अक्रॉस देते हैं, एंड्स के अक्रॉस देते हैं। ठीक है, तो एंड्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है पॉइंट्स पे, ठीक है, एंड्स पे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस किसके थ्रू दिया, सपोज बैटरी के थ्रू दे दिया आपने। ठीक है, ऐसे कनेक्शन दे दिया आपने वायर के थ्रू, है ना, एक सर्किट आपने पूरा बना दिया इसको, और ये बैटरी या सेल जो भी है, बैटरी लगा देते हैं, है ना। बैटरी सेल का कॉम्बिनेशन होता है ये, है ना। ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया यहाँ का जो पोटेंशियल है वो ये है, और यहाँ का जो पोटेंशियल है लो पोटेंशियल वी है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा वी है पोटेंशियल, जो कि हाई है, पॉजिटिव, है ना, और यहाँ पे पूरा का पूरा वी, है ना, जो कि कितना है, नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस definition, potential difference across the ends of the conductor VA minus VB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। ऑब्वियसली जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक डिफाइंड डायरेक्शन में क्या होने लगते हैं, मूव होने लगते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल होके एक फोर्स से क्या करेंगे, मूव करेंगे। हालांकि जो पहले रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन डेफिनेट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते। और जब करंट कब मिलता है हमें, करंट तब मिलता है जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जुड़ के चेन बनाते हुए मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। ठीक है, तो इसमें क्या, किसका फ्लो होने लग जाएगा, करंट का फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट कितना है, आई, है ना, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं, फिजिकल कंडीशंस आपकी या एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक, है ना, क्या होती हैं, लाइक आपका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए तभी वैलिड है ना, ओम्स लॉ। ठीक है, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए कंडक्टर का। ठीक, स्ट्रेन नहीं होना चाहिए उसमें, कोई भी स्ट्रेन आप जानते हैं, स्ट्रेन मतलब कि खिंचाव आप समझ लीजिए, या कंप्रेशन, है ना, टेंशन या फिर कंप्रेशन। ठीक है, लेंथ में, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, डायमेंशन ऑल्सो, है ना, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अभी अपन देख लेंगे उसमें। ठीक, एटसेट्रा, बहुत सारी फिजिकल कंडीशन है ना। डायमेंशन मतलब कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया, उसमें चेंज ना हो। ठीक है, ओम्स लॉ वैलिड है ना, ओम्स लॉ वैलिड है तब जब ये सारी चीजें कांस्टेंट हो, है ना। अगर मैं VA माइनस VB, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB, VA ग्रेटर देन VB है। ठीक है, पॉजिटिव है ना, और हाई पोटेंशियल है, VA ग्रेटर देन VB, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट जाता है, तो आपने देखा होगा VA से VB है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट नाम दे दे रहा हूँ V, सपोज, है ना, VA माइनस VB को नाम दे रहा हूँ V, पोटेंशियल डिफरेंस, जो आप डेफिनेशन आप देखते हैं आपके बॉक्स में। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
अब आप अच्छी तरह जानते हैं जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है साइन, तो आप क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हुए एक कांस्टेंट लगा देते हैं आप यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू यहाँ पे r इंटू आई, है ना। और r यहाँ पे क्या होता है बच्चों, r होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, है ना। r क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना, कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, है ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और या सिंपली रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की या रेजिस्टर, ठीक है, जो क्या कर रही होती है, करंट का अपोज कर रही होती है, मतलब करंट जितना भी फ्लो हो रहा होता है उसका अपोज कर रही होती है। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन द सेंस r इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, v बाय आई, है ना। ये पॉइंट पे कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, है ना। हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वेरिएबल भी होता है, और अभी हम लिमिटेशन में भी पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस चेंज कब हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी लिमिटेशन में पढ़ेंगे हम कि कहां तक ओम्स लॉ वैलिड है। अभी यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हालांकि हम रेजिस्टेंस पे डील नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा क्योंकि हमें ओम्स लॉ पढ़ना है, और ओम्स लॉ रेजिस्टेंस की यूनिट पे ही नाम होता है ना। यहाँ पे R इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन आई, यहाँ पे हमने बोल दिया कांस्टेंट। सपोज आपने कहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये वोल्टेज है, ये करंट है ना, और रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए वोल्टेज आपने किसी कंडक्टर का 3 वोल्ट रखा हुआ है ना, सपोज इनिशियली आपने 3 वोल्ट रखा हुआ है, और उस पे आपने करंट देखा, कितना है करंट, I1 सपोज 6 एम्पियर है, ठीक है। तो R कितना आया आपका, यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं, R कितना आया आपका, V बाय आई 3/6 दैट इज 1/2 0.5 एम्पियर। अब मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं, है ना। सपोज मैंने यहाँ पे वोल्ट को 3 रखा था, करंट को 6, है ना, करंट मतलब हमने देखा कि 6 मिल रहा है हमें, 6 एम्पियर। अब मैं इसको डबल कर दे रहा हूं, है ना, वोल्टेज को मैंने कितना कर दिया, वोल्टेज को मैंने कितना कर दिया, V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो मैंने देखा कि करंट जो है बाय एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी अभी देख लेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, कितना हो जाता है, 12 एम्पियर हो जाता है ना। ये आप 6 करते हो तो ये 12 हो जाता है, जस्ट डबल, है ना। प्रोपोर्शनल में बढ़ता जा रहा है, मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बढ़ता चला जा रहा है लाइक दिस, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं क्या, इन पॉइंट्स को मिलाने पे हमने देखा कि एक हमें क्या मिल रही है, लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या बताती है, प्रोपोर्शनल, है ना। देखिए यहाँ पे R इक्वल्स टू, फिर आपने क्या रखा, 6/12 1/2 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, करंट में इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, मतलब कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, यानी कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, है ना। रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, है ना, या डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, है ना। वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। समझदार हैं आप, समझ रहे होंगे, है ना, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट से ही निकला है, जैसे कि आपने कैपेसिटर में पढ़ा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू क्या आया था, CV, वैसे ही है, कैपेसिटेंस जैसे ही है, वहां पे करंट है, यहाँ चार्ज है, वहां वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज है, वहां रेजिस्टेंस है, यहाँ कैपेसिटेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यहाँ C जो है क्या चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता था, नहीं करता था, है ना। यहाँ पे C डायमेंशन पे डिपेंड करता था। ऐसे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर के डायमेंशंस पे, कौन सा मटेरियल लिया है आपने, उस नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे, है ना। तो देखिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। तो रेजिस्टेंस को समझिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, है ना। रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर या किसी ऑब्जेक्ट या किसी डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है,
है ना। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके फैन, कूलर, है ना, ट्यूबलाइट, टीवी, इन सब की प्रॉपर्टी होती है फाइनाइट रेजिस्टेंस। जैसे कि एक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी अप्लायंस का, लाइक वॉट में आप लेते हो ना, 60 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, 18 वाट की एलईडी, है ना। तो ये ऐसे ही रेजिस्टेंस भी होता है कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। जैसे वोल्टेज का होता है कि ये 200 वोल्ट से चलता है, ये 15 वोल्ट से चलता है, 20 वोल्ट से चलता है ये अप्लायंस। ऐसे ही हर डिवाइस का, ऑब्जेक्ट का एक फिक्स रेजिस्टेंस भी होता है। ओम में मेजर करते हैं, है ना। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इज ओम, है ना। इसलिए इसका नाम ओम्स लॉ पड़ा था आपका, ठीक है, ओम की वजह से, क्योंकि कांस्टेंट है आपका रेजिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब मैं 1 ओम को डिफाइन करूंगा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू V बाय I, ठीक है। 1 ओम को मुझे डिफाइन करना है, तो आप क्या बोलोगे कि व्हेन 1 volt of potential difference is applied across the ends of the conductor, then 1 ampere of current is flowing through the conductor, then the resistance is said to be of 1 ohm, है ना। 1 ohm कब बोलोगे, जब आप 1 volt का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लग जाए, तब रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 ओम का कहलाता है ना। 1 ओम मतलब कि 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्टेज एम्पियर, ठीक। इतनी चीज आपको समझ में आई, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि लेकिन ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट्स अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इस पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, है ना, वो समझिए, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स affecting the resistance, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह तो आप निकाल लेंगे ना, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बनता होगा निकालते, ठीक है। इसी फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा वोल्टेज और करंट से, ठीक। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले अगर मैंने देखा कि एक कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर जिसकी लेंथ L है ना, आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ था। हमने देखा कि I करंट फ्लो हो रहा है V देने पे, V आप इंक्रीज कर रहे हो, I इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि लेंथ हमने इसकी L रखी है और क्रॉस सेक्शन एरिया A रखा है, तो हमको जो रेजिस्टेंस मिल रहा था यहाँ पे, है ना, हमको जो रेजिस्टेंस मिल रहा था वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, वो तो कांस्टेंट था। लेकिन जैसे हमने इसकी लेंथ को डबल किया, है ना, लेंथ हमने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, है ना। लेंथ क्या कर दिया, डबल, ठीक है। V अभी भी उतना ही दिया पोटेंशियल डिफरेंस, करंट अभी भी I फ्लो हो रहा है ना, लेकिन लेंथ को मैंने डबल कर दिया, ठीक। क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखा हुआ। ऐसा करने पे मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा था आपका, ठीक, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा था, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ना ऑब्वियसली, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो, है ना। क्यों, क्योंकि V जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो इसके अक्रॉस एंड्स क्या सेटअप हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। पूरे कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन E इज इक्वल टू होता है क्या, V बाय L। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट दे रहे हो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट दे रहे हो और लेंथ आपने कांस्टेंट रखी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी V दिया हुआ, पहले भी V अभी भी, लेकिन लेंथ चेंज कर दी, लेंथ को डबल कर दिया। अब लेंथ अगर आपने डबल कर दिया है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। V अगर कांस्टेंट है तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल L हो गया। लेंथ वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, तो है ना, तो F इज इक्वल टू E इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई है तो फोर्स भी डिक्रीज होगा, ठीक है। फोर्स अगर इस पे डिक्रीज हुआ, है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ा हुआ है आपने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कितना, VD इज इक्वल टू E इंटू E अपॉन टाउ, है ना, सॉरी, इंटू टाउ अपॉन M। E इंटू E क्या है, फोर्स ही तो था। अब ये फोर्स अगर मान लीजिए चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही, फोर्स डिक्रीज हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी,
है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि उसका जो रिलैक्स करने का टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने का मतलब ये है कि अब वो जल्दी जल्दी टकराएंगे इलेक्ट्रॉन जो हैं, है ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का समय, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आयंस या एटम से टकराएंगे और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो इसके अंदर, है ना, इसके अंदर रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। इसके अंदर मतलब कि करंट का क्या होने लग गया, अब अपोज होने लग गया, हाईली अपोज होने लग गया। मतलब इलेक्ट्रॉन जो अब यहां से यहां जा रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना, अब वो धीरे धीरे जा रहा है। जैसे कि आप जा रहे हो अगर मान लीजिए स्पीड से और बीच में ब्रेकर आ गए तो आपकी स्पीड कम हो जाती है ना, ऐसी करंट की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करंट की स्पीड कम हो जाना मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस, जो किस पे हुई, किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है ना। मतलब कि आपने लेंथ इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इसलिए हो गया क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो है इनके बीच का घट गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से, है ना, रिलैक्सेशन टाइम की वजह से कम जल्दी टकराने लग गए, मतलब कि स्पीड और कम हो गई। ठीक है, स्पीड कम हो गई, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं हम उसको, करंट का क्या होने लग गया, अपोज होने लग गया। ठीक है, क्योंकि करंट तो एक एनर्जी है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक फैक्टर सामने निकल के आया जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहा था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और कैसा, लेंथ आपने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज करोगे मान लीजिए आप, ठीक है, डिक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ठीक, चलिए दूसरा फैक्टर था यहाँ पे क्या, एरिया। अब आपने देखा होगा मोटा वायर यूज करने को बोलते हैं ज्यादातर, है ना, तो जो हाई टेंशन लाइन होती है मोटा वायर होता है। क्यों होता है, इसलिए क्योंकि जो एरिया अगर ज्यादा होगा, है ना, एरिया ज्यादा होगा, लेंथ कम है, एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली क्या कर पाएंगे, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक मूव कर पाएंगे। ठीक है, एरिया कम होने की वजह से वो जल्दी क्या होंगे, कोलाइड होंगे, है ना। एरिया ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेंगे, इजीली मूव कर पाएंगे, और इजीली मूव कर पाएंगे जब रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। अब हमने आगे चल के हम करंट डेंसिटी पढ़ेंगे तो वहां से आपको क्लियर होगा, ठीक है ना, कि एरिया पे डिपेंड करता है करंट। ठीक, तो एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक, अब इससे क्या निकल के आता है, सबसे पहले तो दो हम बात कर लेते हैं। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, है ना, R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो क्या है यहाँ पे, रो एक और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, इसको भी हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या सिंपली रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, है ना, जो नेचर ऑफ मटेरियल को डिफाइन कर रही होती है ना। और ये किसी मटेरियल की होती है, रेजिस्टेंस मटेरियल का नहीं होता है। रेजिस्टेंस मैंने वही बात आपको बताया, ऑब्जेक्ट या डिवाइस का होता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक किसी मटेरियल की होती है ना। और हर मटेरियल की अलग अलग होती है, लेकिन एक मटेरियल में कांस्टेंट रहती है। एक मटेरियल अगर आपने लिया हुआ है, सपोज कॉपर लिया हुआ है, तो उसमें हर पॉइंट पे, हर क्रॉस सेक्शन पे वो सेम रहेगी, कहीं चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो। ठीक, और रो बता रहा है नेचर ऑफ मटेरियल, और इस पे भी डिपेंड करती है। तो तीसरा है आपका नेचर ऑफ मटेरियल जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉपर वायर लिया हुआ है तो अच्छी कंडक्टिविटी मिल रही, सिल्वर है तो और अच्छी कंडक्टिविटी मिल रही, मतलब कि रेजिस्टेंस कम मिल रहा है आपको, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी जो है कम है, सिल्वर की, कॉपर की भी कम है। लेकिन अगर आपने बोला कि वुड से आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाओ, तो वुड क्या है, वुड की रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर है वुड, रेजिस्टिविटी उसकी बहुत हाई है, तो उसका रेजिस्टेंस भी हाई है। बात समझ में आ रही। चौथा फैक्टर है यहाँ पे टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर। अगर मान लीजिए आपने एक वोल्टेज को
एक बहुत ज्यादा एक्सीड कर दिया तो करंट भी बहुत ज्यादा एक्सीड होगा, है ना। अब मैंने बोला कि वोल्टेज अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और करंट, है ना, एक वोल्टेज आपने बहुत ज्यादा एक्सीड कर दिया तो करंट भी बहुत ज्यादा एक्सीड होने लगता है ना। बहुत ज्यादा एक्सीड होने लगता है तो एक आपने फॉर्मूला शायद आपने जूल्स हीटिंग लॉ पढ़ा होगा, है ना। जूल्स हीटिंग लॉ क्या होता था, जूल्स हीटिंग लॉ होता था हीट एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, या फिर एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। आई अगर इंक्रीज हो गया, वोल्टेज इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज हो, करंट इंक्रीज होने की वजह से बहुत देर तक करंट इंक्रीज हो गया अगर मान लीजिए, है ना, या फिर बहुत देर तक करंट फ्लो होता रहता है, तो देखा है ना आपने, आपके जो डिवाइस है गर्म हो जाता है, पंखा है, पंखा छू के देखना 1 घंटे चलाने के बाद, ठीक है ना, तो इंक्रीज हो जाता है, ठीक। लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल, उसमें हम बोलेंगे उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, रेजिस्टेंस में चेंज होगा, ठीक है। तो करंट इंक्रीज होने की वजह से हीटेड अप हो जाएगा, अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है कंडक्टर की, तो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। बहुत टाइम तक किसी अप्लायंस को चलाते रहोगे तो वो खराब भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि अंदर का रेजिस्टेंस चेंज हो चुका होता है, रेजिस्टेंस बढ़ चुका होता है, अब वो करंट नहीं ले रहा होता है जो करंट उसका होता है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, रेजिस्टेंस की। उसकी यूनिट हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे बन जाएगा, है ना, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो हम देखते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, है ना। अभी देखिए, आप एक कंडक्टर आपने लिया हुआ था, इस कंडक्टर की लेंथ को आपने क्या ले लिया, L, ठीक है। इस पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ था, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, ये इसके डायमेंशन है। और अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस जो है डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। V आपने जैसे ही दिया तो इसमें करंट का फ्लो होने लग गया I, और इसके अंदर एक फील्ड सेटअप हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। और बाहर नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर ही होती है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, V/H, है ना, ये आपने देखा होगा। अंदर ड्रिफ्ट होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स लगता है तो अंदर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते, तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी होती, कितनी, A इंटू E टाउ बाय M, ये पढ़ा हुआ था आपने, है ना, A इंटू E टाउ बाय M, ये पढ़ा है आपने, ठीक है। और E क्या है यहाँ पे, E है आपका V/L, है ना, सिंस E इज इक्वल टू V/L, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, E V/L इंटू M इंटू टाउ, ये पढ़ा हुआ आपने। चलिए, V मिल गया हमको, ओम्स लॉ डिड्यूस करना है हमको, I और चाहिए। I भी देखा आपने, ड्रिफ्ट करंट, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन द कंडक्टर। अब हम बात करते हैं किसकी, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट में एकदम, है ना, लास्ट में आप देखिए, लास्ट वीडियो जो मतलब प्रीवियस वीडियो से पहले वाला वीडियो, उसके लास्ट में मैंने आपको करंट बताया था, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट कितना था हमारा, NaE इंटू VD, ये हमने निकाला था, ठीक है। N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द, है ना, कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया आप जानते हैं ना, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये कर्व्ड सरफेस होता है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, है ना, एरिया, ये ऊपर का जो एरिया वो अलग है ना, वो कर्व्ड एरिया होता है, और ये क्रॉस सेक्शन मतलब कि इसका एक छोटा सा एक आपने पॉइंट ले लिया, एक, है ना, ये क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो Na इंटू E इंटू VD, है ना, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, VD है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, या ड्रिफ्ट स्पीड। I इज इक्वल टू NaE, और VD की वैल्यू में ये रख दे रहा हूं, कितनी, VD की, सॉरी, ये E था आपका, E स्मॉल E था, ये कैपिटल E की जगह रखा था, तो कितना हो जाएगा, E इंटू V टाउ बाय M इंटू L, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इसको NaE स्क्वायर, है ना, टाउ बाय M इंटू L, और साथ में मैंने क्या लिख दिया, अभी, है ना, अभी और I दोनों मिल गए। I को के पास पूरा ले जाते हैं हम, V के, है ना, V एक साथ तरफ रख देते, I के साथ यहां रख देते इसको ML को, और NaE स्क्वायर टाउ रख देते हो, साथ में क्या है, I। अब देखिए यहाँ पे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, M क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, है ना, मास जो है वो भी कांस्टेंट, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का। लेंथ हमने चेंज नहीं की हुई है, लेंथ उतनी है, फिक्स है ना।
नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जो किसी कंडक्टर के अंदर फिक्स होते हैं, है ना। एरिया हमने फिक्स रखा हुआ है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम भी होता है, फिक्स। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम भी अगर हम पोटेंशियल सेम दे रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल अगर हमने सेम दिया हुआ है, कंडक्टर पोटेंशियल सेम दिया हो तो करंट भी क्या हो रहा होगा, एक कांस्टेंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। आपने इसमें इन सब में से कोई चेंज नहीं किया तो टाउ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाउ जो होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, है ना, पूरे कंडक्टर का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है जो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है यानी कि सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट है और क्या कर रही है, ये अपोज कर रही है ना, अपोज कर रही है, तो मैं क्या कर देता हूं उसकी जगह, कांस्टेंट की जगह आर लगा देता हूं, जहां पे आर क्या है, m इंटू एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला आपने नहीं देखा था, ठीक है, आर इक्वल्स टू एम इंटू एल एन ए ई स्क्वायर टा, ठीक है, ये है वेयर आर इक्वल्स टू दिस, और ये भी इक्वल्स टू आर आई जो है आपका ओम्स लॉ आपका डिड्यूस हो गया, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ओम्स लॉ ये है ना, दिस इज नॉट a fundamental or we can say universal law, ये नहीं है यूनिवर्सल लॉ। मैंने आपको अभी बताया कि सेमीकंडक्टर पे एक हद के बाद ये लगेगा ही नहीं, किसी जो नॉन लीनियर सिर्फ ओमिक कंडक्टर पे लगेगा, है ना, नॉन लीनियर पे नहीं लगेगा, अभी लिमिटेशन देखने वाले हैं। तो ये था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, लोग जो कि फंडामेंटल नहीं है ये, है ना, क्यों नहीं है, इसकी लिमिटेशन है ना, तो उस लिमिटेशन पे बात करते हैं। लेकिन इसका एक वेक्टर फॉर्म भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको ना तो करंट डेंसिटी बताया है और ना ही कंडक्टिविटी। जब मैं आपको वो बता दूंगा तो उसके बाद मैं आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक। तो V इक्वल्स टू आर आई आपका फंडामेंटल लॉ नहीं है ना। अब बात करते हैं क्यों नहीं है, कहां ये फेल हो गया था, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए जरा। से स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला भी फंडामेंटल लॉ नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कहां जाके फेल हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर एक नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, है ना, डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि अब ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यही होते हैं, सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं, और सारे सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें वो नॉन लीनियर डिवाइसेस होते हैं, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है ना। और करते भी हैं तो एक हद तक करते हैं, बहुत ही स्मॉल पोर्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर सेमीकंडक्टर हमने देखा है उसका जो ग्राफ होता है सेमीकंडक्टर में, अगर हम डायोड की बात करें, किसकी बात करें, डायोड की, आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सब इसको देख लीजिए, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जिसमें यहां तक देखिए स्टार्टिंग में जैसे वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो तो करंट जो है वो शार्पली इंक्रीज नहीं हो रहा है, ग्रेजुअली नॉन लीनियर बन रहा है। नॉन लीनियर बन रहा है यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम ओम्स लॉ को वैलिड नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे, ठीक है, यहाँ इतने पोर्शन के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। हाँ, इसके बाद जो है ओम्स लॉ वैलिड है क्योंकि इसके बाद लीनियर हो गया, ठीक है, लेकिन इसके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो ये नॉन लीनियर, जहां तक ये नॉन लीनियर रहेगा, ठीक। तो नॉन लीनियर या नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा गैलेनियम आर्सेनाइड, जैसे सेमीकंडक्टर में हम बात करते हैं गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए, उसका कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। ये तो कुछ और ही बन रहा है, समझ लो आप, है ना। मतलब कि ये पूरा का पूरा ही नेगेटिव रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। टनल डायोड का भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, गैलेनियम आर्सेनाइड से का ग्राफ बोल दो या फिर टनल डायोड का बोल दो, ठीक है। यहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। यहाँ पे देखिए पहले वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट आपका इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज होने लग गया, नेगेटिव होने लग गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वोल्टेज की सेम वैल्यू के लिए, देखिए वोल्टेज की सेम वैल्यू के लिए आपको करंट की वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू के लिए करंट आपको यहाँ पे देखिए सेम मिल रहा है
है ना, ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पे आके आपका ओम्स लॉ फेल हो गया था। ये किसके लिए बना हुआ है आपका? गैलिनियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर ये सब नॉन लीनियर डिवाइस है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें किसी भी कंडक्टर की भी अगर हम बात करें, कंडक्टर में देखा आपने कि एक हद तक तो वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पूरे कंडक्टर में ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाता है, ग्राफ ऐसा हो जाता है। उसका रीजन ये है कि करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होने से वोल्टेज आपने बढ़ा दिया, करंट इंक्रीज हो गया, तो अंदर का टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज हो जाता है, और कंडक्टर के अंदर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है ना, और रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। टेम्परेचर अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा चेंज हो जाए तो टेम्परेचर, हालांकि रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पे थोड़ा सा चेंज होता है, रेजिस्टिविटी की बात अभी ना करें तो बेटर है। हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या हो जाता है। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर अंदर का बढ़ जाएगा अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ओम लॉ जो है आपका, ओम्स लॉ जो कहता है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहता है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो वो फेल हो जाता है। यहाँ पे बात समझ में आ रही? तो ये थी लिमिटेशन किसकी, ओम्स लॉ की, है ना। तो ऐसे और एक कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं, है ना, जो हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में पढ़ेंगे। ठीक, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई अगर मान लीजिए हम कोई ग्लास चैम्बर ले लेते हैं, उसके अंदर गैस है डिस्चार्ज हो रही है, अगर मान लीजिए, है ना, उसके अंदर हम अल्ट्रावायलेट रेज या फोटॉन्स अगर हम देख रहे हैं उसमें, है ना, फोटॉन्स की वजह से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से अगर करंट फ्लो होता है ना, तो वो भी एक पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है। मतलब कि ये V है, ठीक है, और ये I है, तो इस पॉइंट के बाद करंट स्टार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, वो वोल्टेज जो होता है, जो पोटेंशियल होता है ना, उसको हम कट ऑफ पोटेंशियल बोलते थे। ठीक है, मतलब कि एक पोटेंशियल के बाद ही करंट स्टार्ट होता है फ्लो होना। ठीक है, तो यहां तक फिर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है ना, ये इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता था, है ना। इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ही करंट इंक्रीज होने लग जाता था। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये था बच्चों ओम्स लॉ, उसका डिडक्शन और उसकी लिमिटेशन, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रेजिस्टेंस के बारे में इन डिटेल बताऊंगा। ठीक, और ओम्स लॉ का एक फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, वो हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। करंट डेंसिटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तब जाके वो माइक्रोस्कोपिक लॉ ऑफ, ना, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।